हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सृष्टि गुप्ता और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल शिक्षा मंत्र में। हम लोग ने स्टार्ट की थी ज्योग्राफी की बुक 6th क्लास की, और 6th क्लास की ज्योग्राफी की बुक का फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसके अंदर हम शुरू कर चुके थे चैप्टर, जिसके अंदर हमने बात की थी फुल मून, पूर्णिमा, न्यू मून, अमावस्या, सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं, स्टार्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके थे। हमने डिस्कस किया कॉन्स्टिलेशन, सप्तऋषि, पोल स्टार, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स क्या होती हैं, इन सब के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आई रिकमेंड आप पहले हमारी फर्स्ट पार्ट देखें वीडियो का, और उसके बाद ये वीडियो देखें, आपको चीज़ें बेहतर समझ में आने वाली हैं। हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है। हमारी वीडियोस को लेकर अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी रिकमेंडेशंस हैं, या कोई भी आप हमें रिव्यू देना चाहते हैं हमारी वीडियोस के लिए, तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताइएगा। हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व आउट करने की, या आपकी किसी भी तरह की रिकमेंडेशंस को अपनाने की। चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे आज की इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमको स्टार्ट करना था यहाँ से, द सोलर सिस्टम से। द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. We often call it solar family with the sun as its head. सिंपल, मैं आपको बड़ी सिंपल भाषा में समझाती हूँ। ये देखिए, ये पिक्चर बड़ी क्लियर दी हुई है। सी, ये सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम का सिंपल मतलब है जहाँ पर सन है, जहाँ पर हमारे 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पर हमारी एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं और कई स्टार्स हैं, उन सबको मिलाकर, और हमारे सैटेलाइट्स नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, मैनमेड सैटेलाइट्स वर्क करती हैं। नेचुरल सैटेलाइट्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे आर द मून्स, जो अर्थ के पास है, जो बाकी प्लैनेट्स के पास मून्स हैं, उन सबको मिलाकर हमने बोला कि ये सोलर सिस्टम है। इसे हम सोलर फैमिली भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक ही फैमिली है जिसके अंदर हम कहते हैं कि सन इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। वेरी सिंपल, वेरी अंडरस्टैंडेबल। ओके, अब ये इस पिक्चर में हमें ये दिख रही है, व्हाट इज दिस। यहाँ पर लिखा है एस्टेरॉइड बेल्ट। ओके, एस्टेरॉइड से बेल्ट से पहले आप देख सकते हैं हमारे पास मार्स, अर्थ, मर्करी, वीनस है, और एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून है। और ये एस्टेरॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में ही बनती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देंगे तो उसमें भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एस्टेरॉइड बेल्ट कौन से दो प्लैनेट्स के बीच में है। सो एस्टेरॉइड बेल्ट्स कौन से दो प्लैनेट्स के बीच में बनती है, जुपिटर एंड मार्स। सो कम बैक, यहाँ पर देखिए इस एस्टेरॉइड बेल्ट को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट में लिखा हुआ है दैट जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। ओके, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। देखिए, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, इनके आसपास एक रिंग है। और ऐसा नहीं है ये रिंग कोई हार्ड रॉक चीज़ है जिसके ऊपर अ ह्यूमन कैन स्टैंड और समवन कुड स्टैंड अप। इट इज़ नॉट लाइक दैट। दीज आर द बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस. These rings may be seen from the earth with the help of powerful telescope. Small debris से ये बनी है। ओके, स्मॉल डेब्रिस मीन्स बहुत गैसेस हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, उनसे ये बेल्ट्स बनी हैं। जो ये बेल्ट आप देख रहे हैं ना सैटर्न के आसपास, ऐसे ही एक बेल्ट आपको यूरेनस के आसपास भी दिख सकती है, जुपिटर के आसपास भी दिख सकती है, वो भी एक बहुत ज़्यादा ही पावरफुल टेलीस्कोप से अगर आप अर्थ से देखेंगे तब। ओके, और ये किससे बनी है, ये बनी है स्मॉल डेब्रिस से। फाइन, अब इस फिगर के अंदर हम लोग ये और डिस्कस कर लेते हैं। ये नीचे कुछ डिटेल्स दी हुई हैं प्लैनेट्स के बारे में, इनको भी डिस्कस करना ज़रूरी है। फर्स्ट इज मर्करी। वी वेरी वेल नो हमारा फर्स्ट प्लैनेट इज द मर्करी। वन ऑर्बिट अराउंड द सन 88 डेज। ओके, यानी कि वो सिर्फ 88 डेज लेता है सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए। जैसे अर्थ कितने डेज लेती है, अर्थ लेती है 365। ओके, सो
मर्क्यूरी कितने दिन लेता है रिवॉल्व करने के लिए? 88 डेज। वन स्पिन ऑन द एक्सिस इज 59 डेज, यानी कि वन स्पिन ऑन द एक्सिस, वो अपने एक्सिस पे खड़े होके ही एक स्पिन लेता है, वो बहुत ही स्लो स्पिन करता है। सो इट टेक्स 59 डेज। वन ऑर्बिट अराउंड द सन इज this is for the Venus. We are talking about the next is the Venus. So one orbit around the sun, one revolution Venus का 255 days का होता है। one spin on its axis यानी कि वो रोटेट 243 days के लिए करता है। अर्थ पे हमें पता है वन रेवोल्यूशन इज 365 डेज, जिसे हम अपना 1 ईयर कहते हैं। ओके, वन स्पिन ऑन द एक्सिस इज 1 डे, यानी कि हमारा 1 डे के अंदर अर्थ जो है वो अपने ही एक्सिस पे खड़ी खड़ी पूरी गोल घूम जाती है। ओके, नंबर ऑफ मून्स अर्थ के पास कितने हैं? 1। याद रखिएगा, मरकरी और वीनस इन दोनों के पास ही मून नहीं है, इन दोनों के पास एक भी मून नहीं है, कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है जो इनके आसपास रिवॉल्व करती हो। अर्थ के पास एक मून है जिसे हम देखते ही हैं। फिर बात करते हैं मार्स की, द 4th प्लैनेट। ये अपने ऑर्बिट पे रोटेट करने के ये अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व करने के लिए 687 डेज लगाता है। एक रोटेट करने के लिए वन रोटेशन, यानी कि एक बार अपने एक्सिस पे खड़े होकर पूरा रोटेट करने के लिए इट टेक्स 1 डे, एग्जैक्टली सेम ऑफ द अर्थ। और नंबर ऑफ मून्स जो मार्स के पास हैं वो 2 हैं। हमारे को 1 मून दिखता है बाय अर्थ, हमारे पास 1 नेचुरल सैटेलाइट है, मार्स के पास 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। देन कम्स टू द जुपिटर, द 5th प्लैनेट। मार्स और जुपिटर के बीच में क्या आती है? एस्टेरॉइड बेल्ट। नाउ एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद क्या है? जुपिटर। Now one orbit around the sun is 11 years, 11 months, about 12 years, यानी कि तकरीबन 12 साल लगते हैं उसको एक रेवोल्यूशन, एक पूरा साल कंप्लीट करने में। एक साल जुपिटर के ऊपर कब कंप्लीट होगा? जब अर्थ पे 12 साल कंप्लीट हो चुके होंगे। ओके, एंड वन स्पिन ऑन द एक्सिस इज 9 hours 58 minutes। ओके, 9 घंटे लेता है जुपिटर स्पिन करने में, यानी कि अपने ही एक्सिस पे खड़े होके गोल घूमने के लिए वो 9 घंटे लेता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इसका ऑर्बिट जो है वो बहुत बड़ा है, लेकिन वो अपने एक्सिस पे इतनी स्पीड से रोटेट कर रहा होता है कि सिर्फ 9 घंटे में वो एक पूरा गोल चक्कर ले चुका होता है। बात करते हैं सैटर्न की। अच्छा, नंबर ऑफ मून्स भी देख लेते हैं। जुपिटर के पास नंबर ऑफ मून्स आर 53। यस, 53 मून्स होते हैं। अगर हम बात करें जुपिटर के ऊपर, जुपिटर के पास कितनी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं? देयर आर 53। देखिए, ये सब आपके एग्जाम में नहीं आएगा, 6th क्लास के एग्जाम में आपसे ये सब नहीं पूछा जाएगा। इट्स फॉर योर ओन जनरल नॉलेज, और अगर आप आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो वो उसके लिए है। ओके, देन कम्स द सैटर्न। वन ऑर्बिट अराउंड द सन, यानी कि एक ऑर्बिट, एक पूरा रेवोल्यूशन लेने में इट टेक्स 29 ईयर्स 1 मंथ। ठीक है, 5 months, 29 years and 5 months इट विल टेक। वन स्पिन, यानी कि एक रोटेशन, उसका एक पूरा दिन खत्म होता है 10 घंटे में, 10 hours। और नंबर ऑफ मून्स इज अगेन 53। ओके, सो सैटर्न के पास भी कितने मून्स हैं, कितनी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं? 53 अगेन। देन कम्स टू द यूरेनस, दिस वाज द सैटर्न। नाउ वील टॉक अबाउट यूरेनस। वन ऑर्बिट अराउंड द सन, कितना टाइम लगता है उसको एक साल कंप्लीट करने में? 84 years। ओके, और एक दिन कंप्लीट करने में इट विल टेक 17 hours and 14 minutes। देन कम्स टू द नंबर ऑफ मून्स, कितने हैं इसके पास? 27। दिस इज ऑफ यूरेनस। 84 years टू कंप्लीट 1 year, 17 hours to complete 1 day, and 27 natural satellites, that is the moons it has. Then comes to the last planet, that is the Neptune. One orbit around the sun is 164 years, यानी कि जब अर्थ पे एक साल खत्म होता है तो हमारा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है अर्थ का। लेकिन वहीं जब नेपट्यून पे एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट होने के लिए 164 years लगते हैं, यानी कि अर्थ जब तक 164 साल तक घूमती रहेगी उसके बाद जाके यूरेनस का एक साल कंप्लीट होगा, सॉरी नेपट्यून का एक साल कंप्लीट होगा। ओके, वन स्पिन, यानी कि एक बारी में वो कितनी घंटे लेता है एक रोटेट करने में, एक दिन को कंप्लीट करने में 16 घंटे। ओके, और नेचुरल
नंबर ऑफ मून्स इज 13, यानी कि नेचुरल सैटेलाइट्स कितनी हो गई इसके पास? 13. ओके, दिस इज वॉज द वेरी बेसिक थिंग. नाउ वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज दिस: inner planets and outer planets, which is very very simple. Very close to the sun, they are made up of rocks. Very far from the sun and are huge planets made up of gases and liquids. अब इन दोनों के बारे में हम बात कर लेते हैं. We are talking of this and we are talking of this. Okay, so Mercury, Venus, Earth mass. देखते हैं Mercury, Venus, Earth mass. जो भी planet एस्टेरॉइड बेल्ट से पहले आते हैं, 4 प्लैनेट्स एस्टेरॉइड बेल्ट से पहले आते हैं, वो चारों प्लैनेट्स को हम बोलते हैं इनर प्लैनेट. ओके, उन चारों प्लैनेट्स को हम क्या बोलते हैं? इनर प्लैनेट्स. ओके, ये मेड अप ऑफ रॉक्स होते हैं और साइज में तकरीबन लगभग एक दूसरे के आसपास होते हैं और बहुत बड़े साइज में कोई भी नहीं है. जब हम बात करते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट से बाहर की, तो एस्टेरॉइड बेल्ट के बाहर के चारों प्लैनेट्स बहुत बड़े हैं, बहुत ही बड़े हैं साइज में, और ये ज़्यादातर प्लैनेट गैसेस और लिक्विड से ही बने हैं. इनमें रॉक्स की मात्रा उतनी नहीं है जितने की इनर प्लैनेट्स में है. सो दीज आर द इनर प्लैनेट्स एंड दीज आर द आउटर प्लैनेट्स. ओके, एंड द एस्टेरॉइड बेल्ट कम्स बिटवीन जुपिटर एंड मार्स. ओके, दिस वाज इट जो इसमें हमें समझने लायक था. अब हम आगे बढ़ते हैं. Now we'll talk about the sun. देखिए, ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, these are very important to understand. They give you a lot of general knowledge. Then comes the sun. The sun is in the center of the solar system. हम सबको पता है सेंटर में सन है और इसी के आसपास बाकी सारे प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं. इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. ये बहुत बड़ा है और हॉट गैसेस से बना है. It provides the pulling force that builds the solar system. यानी कि ये एक ऐसा पुलिंग फोर्स बनाता है जिसकी वजह से पूरा सोलर सिस्टम जो है वो टिका हुआ है, जिसको पूरे सोलर सिस्टम को इसने बाइंड कर रखा है. एक आप कह सकते हैं एक मैग्नेटिक एनर्जी निकलती है सन में से, जो हर चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित, अपनी तरफ खींचे हुए है, जिसकी वजह से सारे प्लैनेट्स ऐसे बिखर के दूर दूर नहीं चले जाते हैं, वो पास में ही उसके रहते हैं, उसी के आसपास रिवॉल्व करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पुलिंग फोर्स. ओके, देन द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम. और ये भी आपने याद रखना है कि सोलर सिस्टम के लिए एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट सिर्फ और सिर्फ सन है. आप ये कह सकते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में और भी बहुत सारे स्टार्स आते हैं, हमारी गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स हैं, लेकिन वो स्टार्स इतने नज़दीक हमारे नहीं हैं जो अपनी हीट और लाइट हमें दे सकें. सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू अस, इसीलिए उसकी हीट और लाइट हमारे लिए अल्टीमेट सोर्स है. बाकी तारे हमसे इतनी दूर हैं, इसीलिए वो हमें इतने टाइनी दिखते हैं. ओके, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. But that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. और ये भी आप देख सकते हैं कि despite वो हमारे इतने पास है, लेकिन वो हमारे इतने भी पास नहीं है कि हमें सूरज की इतनी किरणें मिल सके कि हम जल जाए. आप समझ रहे हैं, वो हमारे पास है लेकिन इतना पास नहीं है कि उसकी ट्रिमेंडियस हीट जो है वो हमारे तक नहीं पहुंच पाती. इसीलिए देयर इज अ लाइफ ऑन अर्थ. ओके, बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस. ठीक है, वो हमारे नियरेस्ट स्टार है लेकिन इतने पास नहीं है कि उसकी कंप्लीट जितनी उसकी हीट निकल रही है वो पूरी तरीके से हम तक पहुंच सके, ऐसा भी नहीं होता है. द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ. सो आप देख सकते हैं कितने किलोमीटर्स का फासला है अर्थ से और सन के बीच का फर्क 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे है. तो वो इतना पास तो है कि वो हमें थोड़ी हीट और लाइट दे पाता है, लेकिन अपनी पूरी हीट और लाइट वो हमारे तक नहीं पहुंचा पाता. ओके, let's move forward. This is the planets. Now there are 8 planets in our solar system. हमारे solar system में कितने planets हैं? 8. In order of their distance from the sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Okay, ये हमने अभी डिस्कस किया ही था.
अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँगी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी टू लर्न. ओके, an easy way to memorize the name of the planets in order of their distance from the sun is my very efficient mother just served us nuts. अब आप मुझसे पूछेंगे ये क्या है. देखिए, my, you have to carry the first letter of every word. my, mer means mercury, very, v carries for Venus, efficient, carries for earth, mother, mer carries for Mars, just, j carry for Jupiter, served, carries for Saturn, us, carry for Uranus, and nuts means n carries for Neptune. So it's very simple. You have to memorize just one line to learn all these 8 planets. Okay, so it is my very efficient mother just served us nuts. Okay, this is a very good thing given in your book. Now, all the 8 planets of the solar system move around the sun in a fixed path. सी वी ऑल नो कि सन के आसपास जो 8 प्लैनेट्स घूमते हैं उनका ऑर्बिट फिक्स है. ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से आगे पीछे कहीं भी घूम सकते हैं, उनका पाथ बिल्कुल फिक्स है. सो देयर पाथ इज फिक्स्ड, और उस पाथ को, दिस पाथ आर elongated, they are called orbits. Now there is a new word called elongated. What does this mean? See, this is the sun. Suppose I am talking about the nearest planet, Mercury. So Mercury will not move like this. It is not moving in proper circular form. No, it is an elongated way. This is Mercury. It moves like this. Okay, it is elongated. So when it comes to the Earth, third पे, तो वो elongated path पे घूम रहे हैं. They are not moving on a particular proper circular shape में, they are not moving. That is why it is called elongated, and the path, the fixed path on which all the planets are moving is called orbit. Mercury is the nearest to the sun. We have studied, अभी हमने फिगर में देखा है कि Mercury सबसे nearest है. It takes only about 88 days to complete one round along its orbit. ये भी हमने देखा है कि वो सिर्फ 88 days में अपना पूरा साल खत्म कर देता है. Venus is considered as the Earth's twin because its size and shape are very much similar to that of the Earth. अब ये भी आपको याद रखना ज़रूरी है, ये वन लाइनर में आपके पास आ सकता है कि कौन सा प्लैनेट है जिसे हम अर्थ ट्विन कहते हैं. अर्थ का जुड़वा भाई या बहन हम किसको बोलते हैं? वी यूज टू कॉल इट टू द वीनस. वीनस को हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि शेप और साइज में तकरीबन बहुत हद तक सिमिलर है अर्थ के, इसीलिए हम इसको अर्थ ट्विन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अर्थ ट्विन. नाउ टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट. ये आपको याद होगा कि हमारे प्लैनेट में 9 प्लैनेट्स होते थे. ओके, 9 प्लैनेट्स होते थे, लेकिन 2006 अगस्त 2006 तक में हमने 9 प्लैनेट्स ही कंसिडर करे थे, जहाँ पर लास्ट प्लैनेट वॉज नॉट नेपट्यून, इट वॉज द प्लूटो. लेकिन however, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects, Ceres 2003, UB 313, discovered in the recent past, may be called as dwarf planet. मैं समझाती हूँ कि जब ये मीटिंग हुई, किसकी मीटिंग हुई? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की जब ये मीटिंग हुई, तो इन्होंने डिसाइड किया कि ठीक उसी तरीके से हमें कई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, जैसे कि सेरस 2003 सेरस मिला, जैसे हमें 2003 UB 313 मिला. ये 2 ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जिन्हें हमने कभी सोचा था शायद ये प्लैनेट हो सकती हैं, लेकिन वो इतनी छोटी थी कि हमने उन्हें प्लैनेट ना कंसिडर करके क्या कंसिडर किया? डॉर्फ प्लैनेट. डॉर्फ मतलब बोना, छोटा, एक्सट्रीम लेवल पे छोटा होना. सो डॉर्फ प्लैनेट हमने उसे कब कंसिडर किया? जब हमने देखा कि सेरस और UB 131b एक डॉर्फ प्लैनेट है और प्लूटो भी उनके आसपास ही आता है साइज में, तो हमने प्लूटो को भी उसी मार्क में रखा और उसको एक डॉर्फ प्लैनेट की कंसिडरेशन में लिया रादर देन अ प्लैनेट. ओके, सो प्लूटो वाज अ प्लैनेट टिल अगस्त 2016 and after that it was a dwarf planet.
क्लियर? यहाँ तक बात आपको बिल्कुल क्लियर है? अब हम इन बॉक्सेस को भी देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट बॉक्स में लिखा है SOL इज अ रोम माइथोलॉजी इन द सन गॉड सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन. The family of the sun is therefore called the solar system. ओके सो आप इस चीज़ को समझें कि जो सोलर सिस्टम सोल SOL जो सोल वर्ड आया है वो रोमन माइथोलॉजी से आया है, सन गॉड से. और सोलर सिस्टम मीन्स रिलेटेड टू द सन, यानी कि सूरज और उसका परिवार को हमने सोलर सिस्टम को कहा है. और ये कहाँ से हमें नाम मिला है? रोमन माइथोलॉजी से. Then comes the word origin. Many words used in the language may have been taken from some other languages. Geography, for example, is an English word. It has its origin in Greek, which related to the description of the earth. It is made of two Greek words, G meaning earth and graphia means writing. अब ये चीज़ भी आप याद रखें, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जा सकती है कि G मीन्स अर्थ और ग्राफिया मीन्स राइटिंग, यानी कि अर्थ की राइटिंग को हमने क्या बोला? जियोग्राफी. ओके अब यहाँ पे देखिए, जी मतलब अर्थ, ये तो हम समझ गए. जी का मतलब अर्थ है, ये हम समझ गए. अब इसी से मैं आपको बताती हूँ 3 वर्ड्स निकले. जब हमने जियो के साथ लॉजी लगा दिया, जियोलॉजी, तो वो क्या बन गया? स्टडी ऑफ अर्थ. लॉजी मतलब स्टडी ऑफ अर्थ, तो जियोलॉजी क्या हो गई? स्टडी ऑफ अर्थ. मेट्री, जब हमने जियो के साथ मेट्री लगा दिया तो बिकम्स जियोमेट्री, दैट इज मेजरमेंट ऑफ द अर्थ. ओके और जब हमने जियो के साथ ओल्ड लगा दिया, जियोइड, तो वो बन गया हमारा रिजेम्बलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ. अब ये आप समझ लें, जियोइड इज अ वर्ड, अ नेम गिवन टू द शेप ऑफ द अर्थ. सी शेप ऑफ द अर्थ ना तो ऐसी है ना ही वो बिल्कुल ऐसी है. शेप ऑफ द अर्थ कहीं जगह से दबी हुई है, कई जगह से उठी हुई है, इस तरह की शेप है अर्थ की. ओके सो उस शेप ऑफ द अर्थ को क्या बोला जाता है? जियोइड. ओके सो 3 वर्ड्स बने हैं. कहाँ से बने हैं? ये ग्रीक से. ठीक है, इट कम्स फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज और इनका सबका अलग अलग मीनिंग था ग्रीक के अंदर. जियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ अर्थ, जियोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ द अर्थ एंड जियोइड मीन्स द शेप ऑफ द अर्थ. Let's move forward. Humans have always been fascinated gazing the night sky. Those who study the celestial bodies and their movements are called the astronomers. ये आप लोग को पता है कि जो भी celestial bodies या कुछ भी उनकी मूवमेंट के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें हम एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं. आर्यभट्ट वॉज द फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशिएंट इंडिया. एंशिएंट इंडिया के फेमस एस्ट्रोनॉमर कौन थे? आर्यभट्ट. एंड ही सेड द मून एंड द प्लैनेट्स शाइन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट. और उन्होंने ही ये थ्योरी दी थी कि मून और प्लैनेट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्यों रिफ्लेक्ट करते हैं? क्योंकि सनलाइट की वजह से. एंड टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स. और ये उन्होंने तब थ्योरी दी थी और आज बहुत दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स यूनिवर्स की स्टडी में लगे हुए हैं. फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि मैं इस चैप्टर को इसी वीडियो में कंप्लीट करूंगी, बट आई थिंक चीज़ों को ज़्यादा तोड़ के समझाने में ज़्यादा फ़ायदा है. सो आई विल टेक वन मोर वीडियो कि इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में आई एश्योर यू कि मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ओके फॉर द नेक्स्ट वीडियो काइंडली वेट. एंड तब तक आप प्लीज़ इसको एक बार गो थ्रू करें. जितना हमने अभी तक पढ़ा है बहुत ज़रूरी है. सिर्फ मेरा पढ़ाया ना सुने, बुक को अपने सामने खोल के रखें. जब मैं बोल रही हूँ प्लीज़ खुद भी एक रीडिंग करते रहें. थैंक यू सो मच.